चलो स्टार्ट करें। तो आज हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर थे। कहाँ थे बेटा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और उन एलिमेंट्स में हम लोग लास्ट क्लास में ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके थे कि आपके पास ग्रुप नंबर क्या होगा। हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके थे कि आपके पास पीरियड नंबर क्या होगा। क्लियर है क्या? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बात कर रहे हो, जो आपके पास जो आईएस सेल आती है, जैसे मान लो लास्ट आपका आईएस सेल आपकी 6 आती है, तो वो आपका पीरियड नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पीरियड नंबर। क्या कहलाएगा? पीरियड नंबर। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे थे। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे हम लोग डायरेक्ट पीरियड नंबर, ब्लॉक और ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सही है क्या? यदि मान लो आपके पास कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है, किसका एलिमेंट आ जाता है? एस ब्लॉक का। आपके पास कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है, सर अपने पास कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है। राइट भाई, एस पी डी ब्लॉक से एलिमेंट है, उनको हम लोगों को चेक करना है। यदि मान लो हम लोग एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर पता करते हैं, क्या पता करते हैं? ग्रुप नंबर। तो मैंने आपको बताया गया था कि जितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका क्या कहलाएगा? ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे जो भी आपकी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखे एस के केस में, यदि मान लो आपको आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है तो उसका पीरियड नंबर क्या होगा? सॉरी, ग्रुप नंबर क्या होगा? 1। और आपको 2 दिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा? 2। क्लियर है क्या? ऐसे हम लोग डी की बात करते हैं तो डी में आपको जो भी आपके n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आपके पास ns इलेक्ट्रॉन है, दोनों को काउंट करो। जितने नंबर ऑफ आपके पास n-d एंड ns इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या कहलाएगा? ग्रुप नंबर। सही है क्या? पी में हम लोग बात करते हैं जो आपके पास ns इलेक्ट्रॉन्स एंड np इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बात करते हैं, जितने भी हैं इसकी बात करें बेटा ns और np, मतलब वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें आप 10 जोड़ो तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर। ऐसे हम लोग अलग अलग ब्लॉक्स के लिए ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर रहे थे। क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे? ग्रुप नंबर। ऐसे आप लोग क्या कर रहे थे? एक ट्रिक अप्लाई कर रहे थे फॉर द राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको कहा था आपके पास ट्रिक क्या थी कि आपके पास नोबल गैसेस हैं। क्या बेटा? नोबल गैस, जैसे ईलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्या? जिनॉन, और क्या आएगा? रेडॉन। तो यहाँ पे जो पीरियड नंबर हम लोग काउंट कर रहे हैं, इसका पीरियड नंबर हम लोगों को निकालना था। क्या निकालना था? पीरियड नंबर। तो मैंने आपको कहा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सही है क्या? या हम लोग इनके एटॉमिक नंबर चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे बेटा? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2। कितना है? 2। यह एटॉमिक नंबर कितना है? 10। यहाँ पे 18, यहाँ पे 36, यहाँ पे और यहाँ पे 86। क्लियर है क्या? ऐसे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करें? अब चलो आप कोई भी एक, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, कोई भी एक एलिमेंट दो। चलो हम लोग ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 72 के लिए। किसके लिए बात करें बेटा? 72। तो मैंने आपको सिखाया कि आपको सबसे पहले देखना है ns, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन चेक करते थे, ns, np, n-1d, n-2f। पहले तो आप ऑर्बिटल निकालोगे ना, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो, यदि आप 72 किस किस के बीच में लाई करता है, तो आपने कहा कि वो जिनॉन और रेडॉन के बीच में है। तो जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसके एटॉमिक नंबर से ज्यादा एलिमेंट का, भाई इसका एटॉमिक नंबर जो हम लोगों को फिल करना है वो कितना फिल करना है? 72। 72 से ज्यादा क्या है? 86। तो 86 वाले का पीरियड नंबर हमने उठा लिया। तो यहाँ पे इसका पीरियड नंबर तो अब मेरे पास डायरेक्टली आ गया, सर पीरियड नंबर इक्वल टू क्या आ गया? 6। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फिर यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूं, आपने जिनॉन उठा लिया। अभी क्या उठा लिया? और जो पीरियड नंबर है वही आपकी n की वैल्यू है। सही है? तो आपके पास ऑर्बिटल क्या क्या आएंगे यहाँ पे? तो आप लोग काउंट करो। 6s आएगा। क्या आएगा बेटा? 6s के बाद क्या आएगा? 6p। फिर क्या आएगा? 5d। फिर क्या आएगा? 4f। n+l हम लोग बात करते थे एक रूल, तो ये आपका आगे जो लिखा जाता है ये n होता है, ये क्या होता है आपका? l होता है। समझ आ रहा है क्या? क्वांटम नंबर्स में। तो यहाँ पे आप इसको चेक करो तो n+l की वैल्यू कितनी आएगी? 6। 6 + 0 यहाँ पे क्या आएगा? 7।
यहाँ 7 और यहाँ 7। लोअर वैल्यू जिसकी होगी n+l की, क्या बात कर रहे हैं, n+l की जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी या उतनी कम एनर्जी होगी, उतनी कम एनर्जी। तो हम लोग कहते हैं 6s कम एनर्जी का है, फिर उसके बाद 4f, फिर उसके बाद 5d। क्लियर है क्या? फिर उसके बाद क्या आएगा, 6p। अरे क्लियर है? तो यहां पे आपके पास 72 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को फिल करने थे और आउट ऑफ 72 54 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर चुके हैं। तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहां पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? तो यहां पे कितने आ गए, 2। एफ में कितने आ सकते हैं, 14। कितने हो गए, 16। और डी में कितने आ सकते हैं, 2। सही है क्या? अब इनको भी आप रीअरेंज कर सकते हो। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो यहां पे हम लोग इनको n की वैल्यू के अकॉर्डिंग रीअरेंज करो, मतलब 4f 14, 5d2, 6s2। तो लास्ट आपकी जो हायर एनर्जी है वो क्या है, 6। वही आपका पीरियड नंबर है। क्या है बेटा, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर क्या आया था, 6। वो तो हम पहले भी पता कर रहे थे। कौन से ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया, डी में। किस में भरा गया बेटा? तो इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे निकालता था भैया, हम लोग क्या करना था, डी और एस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना था। डी और एस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसका ग्रुप नंबर क्या आया, 4th। समझ आया क्या? ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं, ऐसे आपके आंसर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे आपको आनी चाहिए। क्लियर है? तो अभी आप हेडिंग डालो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये रिकैप था आपकी लास्ट क्लास का। हेडिंग डालो। तो आप आपको सिर्फ काउंट करने हैं आपके डी और एस की इलेक्ट्रॉन ना बेटा। क्लियर है ना? चलो आगे काउंट करते हैं। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं, राइट। तो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसकी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जेड इफेक्टिव। क्या लिखते हैं, जेड इफेक्ट। एक बार समझो, मैं आपसे कहता हूं कि अपने पास जितने भी एटम पड़े हैं भाई, उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है? और हम लोगों को यह पता है कि न्यूक्लियस के बाहर ऐसे क्या मिलती है हम लोगों को, नंबर ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर क्या मिलेंगी। और जो सेल आपकी सबसे बाहर है उस सेल को आप नाम देते थे क्या बेटा, बोलना, आउटर मोस्ट सेल। सही है क्या? और जो आपकी अंदर की तरफ होती थी इनको क्या कहते थे हम लोग, इनर मोस्ट सेल। क्या नाम देता था, इनर मोस्ट सेल। वन इज आउटर मोस्ट, अनदर वन इज इनर मोस्ट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? यदि मैं आपसे पूछूं कि आउटर मोस्ट सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे भाई? आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बताओ। हो सकता है। तो यहां पे मैं कहता हूं आउटर मोस्ट सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। समझे क्या? न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, यदि हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन होते हैं सर और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आपने कहा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं सर वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, दैट मींस दे आर न्यूट्रल। चलिए लिख रहा हूं। तो ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस किसको खींचेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। किसको खींचेगा? तो मैं आपसे कहता हूं कि ये न्यूक्लियस किसको खींच रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन कहां आपका, आउटर मोस्ट सेल में। कहां है बेटा? तो मैं आपसे कहता हूं कि जो खींचने की पावर है, जो ये आपका अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, किस किस के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आप कुछ पॉइंट साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए, आप एसोसिएटेड रहोगे, आपको समझ आता जाएगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग कह रहे हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स आपको मिल रहा है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में,
उसको हम लोग कह देते हैं इज कॉल्ड, उस अट्रैक्शन फोर्स को नाम दे रहा हूं, इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग लिखते हैं Z, जो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे खींचने की पावर क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है क्या? फिर आपका माइंड स्ट्राइक करता है, और माइंड स्ट्राइक करके क्या कहता है कि सर अपने पास ऐसी कंडीशन है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, राइट? क्या बेटा? नंबर ऑफ सेल्स, ऐसा ही कुछ है। और यहां पे मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जो सबसे बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन है और आपकी अंदर वाली सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, पॉसिबिलिटी है। तो आपका न्यूक्लियस इनर सेल इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होगा, और किस तक पहुंचना है उसको? तो आउटर। तो जैसे ही मान लो इसको हम लोग कंसीडर करें कि ये क्या आपके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या आपके इनर सेल इलेक्ट्रॉन, समझना एक बार। और ये क्या कंसीडर कर लेते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऐसे देखो आप, क्या आपको बाहर वाली सेल दिख रही है क्या? क्यों? उसके बीच में क्या आ रही है? तो इसका मतलब इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या बीच में एक आपकी शील्ड जनरेट कर रहे हैं, या फिर बीच में आपकी एक स्क्रीन बना रहे हैं। सर किस किस के बीच में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आ गई? एक शील्ड। क्या आ गई? एक, या फिर एक स्क्रीन दिख रही है ना? ऐसे देखोगे तो आपको आउटर दिखेगा ही नहीं। क्लियर है क्या? तो मैं कहता हूं कि इस इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ने आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक शील्ड बना ली। क्या बना ली? या फिर मैं कहूं कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन इस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर गए। भाई कुछ रिपल्शन फोर्स हुआ है, नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि आपकी जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, और जिस रिपल्शन की वजह से आपकी ये सेल थोड़ी सी पीछे की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी? भाई ऐसा हो रहा है कि हम लोग ने इस आउटर सेल को धका रहे हैं। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स किसको धका रहे हैं? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से आपकी सेल थोड़ी सी पीछे की तरफ जा रही है, और पीछे की तरफ जाएगी तो क्या खींचने की पावर बढ़ेगी क्या, या घटेगी? बेटा डिस्टेंस बढ़ गई। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ी तो खींचने की पावर, समझे क्या? तो मैं आपसे कहता हूं कि न्यूक्लियस से यहां तक जो आप अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे थे सर, इस बार पहली बात तो वो जितना अट्रैक्शन फोर्स आप यहां डील कर रहे थे, इस केस में डील कर रहे थे, क्या आपके पास सेम अट्रैक्शन फोर्स आएगा या कुछ चेंज होके आएगा? क्यों चेंज होके आया? क्योंकि सर इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो झगड़ा हो गया भाई। झगड़ा होने का मतलब रिपल्शन हो गया। किस किस के बीच में? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। क्लियर है क्या? और उसी रिपल्शन की वजह से आपका अट्रैक्शन फोर्स, जिसको मैं बोलूंगा नेट, क्या बोलूंगा? नेट अट्रैक्शन फोर्स, किस किस के बीच का? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा कम हो गया। क्या हो गया? और ये जो रिपल्शन फोर्स है किस किस के बीच का बेटा? बोलना बिटवीन इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या दे देते हैं बेटा? स्क्रीनिंग। और इसी को एक नाम और दे देते हैं, क्या? शील्डिंग इफेक्ट। समझे? आसान है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग। अब आपके पास अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, क्या सारी सेल एक तरीके से शील्ड करती हैं क्या? भाई एस है, पी है, डी है, एस सब सेल है, पी सब सेल है, डी सब सेल है, क्या सबका शील्डिंग, सबकी ऐसे जो प्रोटेक्शन है इनर सेल और आउटर सेल के बीच की सेम होगी क्या? सबका रिपल्सन इनर सेल और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का सेम होगा क्या? तो हम लोग कहते हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आप लोग चेक करोगे तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा एस, फिर किसमें मिलता है? पी, फिर आपको मिलता है डी, फिर आपको मिलता है एफ। एक तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट? जो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर, यानी अरेंज दी एसपीडीएफ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्क्रीनिंग इफेक्ट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के नहीं देगा। या स्क्रीनिंग इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। सही है क्या?
एस क्यों है? क्योंकि स्फेरिकल शेप का, देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूं ये ऐसा ऑर्डर क्यों आया, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। ये आपका एस होता है, स्फेरिकल होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। और इसके बाहर आपके पास क्या होता है? पी, डंबल होता है। इसके बाहर क्या लाई करेगा? डी, क्या होता है? डबल डंबल। भाई ये एस है, ये पी है, ये क्या आपका डी है। तो एस चारों तरफ से रिपेल कर रहा होगा भाई, क्योंकि क्या है आपका? स्फेरिकल। तो चारों डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स की आप बात कर रहे हो, किस किस के बीच का है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। इस अट्रैक्शन फोर्स को कह देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझे क्या? क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कुछ क्लैरिटी है? देखो यहां पे हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मैं एक साथ कंपाइल कर रहा हूं, अभी आप समझ पाओगे। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, राइट? क्या है बेटा? नंबर ऑफ सेल। हम लोग कहते हैं कि जो आपके पास सबसे अंदर वाली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ ले रहे हैं। और ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। और जिस रिपल्शन फोर्स को कहा गया क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसका ऑर्डर क्या आया? एस पी डी एफ। ये अभी आपने पढ़ा, कुछ देर पहले पढ़ा ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि सर यहां से लेके यहां तक कुछ अट्रैक्शन फोर्स है? अरे भाई है या नहीं है? तो मैं आपसे कहता हूं कि जो ये आपको नेट अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है, नेट अट्रैक्शन फोर्स, एफ मींस अट्रैक्शन फोर्स, किस किस के बीच का? सर बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। उसी को हम लोग कह देते हैं, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझे क्या? और इसी को हम लोग कह देते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? आसान है, चेक करते हैं। देखो अब यदि मैं आपसे पूछूं एक जनरल सी चीज, आपने जेड भी पढ़ा, जिसको मैंने न्यूक्लियर चार्ज कहा था, अभी तो पढ़ाया। क्या कहा था? न्यूक्लियर। और मैंने आपको अभी जेड इफेक्टिव पढ़ाया, जिसको मैंने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर क्यों बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? सर रिपल्शन के बाद जो नेट अट्रैक्शन फोर्स बचा ना, उस इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा गया। जैसे या नो, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कुछ क्लियरिटी है? कौन सा बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो यहां पे हम लोग नोट करके एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि आपका न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बड़ा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। समझे? और जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है उसको निकालने के लिए हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोगों को निकालना है। जितना आपका एटॉमिक नंबर है, मतलब जितना आपका न्यूक्लियर चार्ज है, और उस न्यूक्लियर चार्ज में आप इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में कितना रिपल्शन फील कर रहे हो। क्या कहा मैंने? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स में कितना रिपल्शन हम लोगों को फील हो रहा है, उसको मैं बोल देता हूं सिग्मा। क्या बोल देता हूं? और इस सिग्मा को बोल देता हूं क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। वैसे तो ये कैलकुलेशन करना सिखा सकता हूं, बट हम लोग उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है क्या? इसलिए आपका जेड हमेशा बड़ा होता है किससे? जेड इफेक्टिव से। हो जाएगा? ये कितना रिपल्शन है वो माइनस कर दिया तो नेट अट्रैक्शन बच गया। अरे क्लियर है बेटा? कोई डाउट है यहां तक? अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखो मैं आपसे कहूं, आपके पास ना 2 केस आ रहे हैं, वन इज रिपल्शन, अनदर वन इज अट्रैक्शन फोर्स। सही कह रहा हूं? सर ऐसी कंडीशन अराइज हो रही है, एक तो आपके पास आ रहा है सर रिपल्शन फोर्स, है ना, और एक क्या आ रहा है अपने पास? किस किस के बीच का? मान लो मैं रिपल्शन फोर्स को बढ़ा देता हूं, दैट मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ा रहा हूं। सही लिख रहा हूं? भाई रिपल्शन फोर्स को बढ़ाने का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ाना। अच्छा अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाने का मतलब क्या है? खींचने की पावर ज्यादा है तो रिपेल कम कर रहा होगा।
रिपेल ज्यादा कर रहा होगा तो खींचने की पावर कम होगी। क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि अट्रैक्शन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन फोर्स को, बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है से दैट मींस आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। सही है क्या? जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा खींचने की पावर उतनी कम होगी। डन। अभी हम लोग बात करते हैं, चलो मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं फैक्टर्स की बात करता हूं, एक जनरल सा टॉपिक ले लेते हैं, जेड इफेक्टिव को जो अफेक्ट करते हैं, एक फैक्टर नॉर्मल से। मुझे बताओ न्यूक्लियस में एक तो आपके पास फैक्टर आता है नंबर ऑफ सेल्स का, किसका फैक्टर आता है, और एक आपके पास फैक्टर आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। दो फैक्टर आप लोगों को बेसिकली देखने हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। सही कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यदि आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, क्या बढ़ जाती हैं, कुछ होगा, क्या होना चाहिए, इस केस को लेके चलते हैं, क्या होगा भाई। मैंने कहा कि पहले आपके पास न्यूक्लियस के बाहर 2 सेल थी, कितनी सेल थी बेटा, बाद में न्यूक्लियस के बाहर कितनी सेल होगी, 3, बाद में कहता हूं न्यूक्लियस के बाहर कितनी सेल होगी सर, 4। अब इलेक्ट्रॉन जो हम लोग बात कर रहे हो तो सबसे बाहर वाला सेल का ही काउंट कर रहे हैं ना, तो एक तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, एक न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, एक न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं, न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में बाई रिपल्शन नहीं, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखो मैंने कहा पहले सेल 2 थी, बढ़ती जा रही, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा दोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। न्यूक्लियस का चार्ज ध्यान रखना, यहां पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं देखेंगे हम लोग, क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि सेल्स बढ़ रही, सेल फैक्टर डोमिनेटेड है, राइट। यहां काउंट करते हैं, मान लो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा देता हूं, कुछ होगा, होना तो चाहिए, क्या होगा, मैं आपसे कहता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, और प्रोटॉन किस में बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के चार्ज को क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अरे भाई वही तो चल रहा है अभी, क्या बोलेंगे उसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो खींचने की पावर बढ़ी, कब, जब आपकी नंबर ऑफ सेल फिक्स हैं, भाई वो चेंज नहीं हो रही, 2 है तो 2, 3 है तो 3, नंबर ऑफ सेल को फिक्स करके हम लोग बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हुए, बढ़े, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, कब, जब आपकी नंबर ऑफ सेल फिक्स है। क्लियर है बेटा? अब यहां पे भी हम लोग बात करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जेड इफेक्टिव भाई बढ़ेगा। ग्रेडेशन चेक कर लो कि मान लो मैं आपसे कहूं कि मुझे ना पीरियड में मूव करना है, कहां मूव करना है बेटा, पीरियड, तो मुझे बताओ पीरियड में क्या होगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ना पीरियड में लेके चल रहे हैं, एक पीरियड बता चुका हूं, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, कौन सा होता है, ओरिजेंटल, वर्टिकल, सब आता है। ये आपकी क्या होती है, वर्टिकल रोज या ओरिजेंटल रोज, ओरिजेंटल। पीरियोडिक टेबल में जो ओरिजेंटल रोज होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आपका लेफ्ट, ये आपका, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन हम लोग मूव करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑर्डर में, तो हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। सही है क्या? एग्जाम्पल से समझ लो, हो सकता है समझ आ जाए, समझे? चलो बताओ। तो मैं आपसे कहता हूं आपके पास है लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर हम लोग बात कर रहे हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सही है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? आसान है। एटॉमिक नंबर बोलो भाई, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3, कितना 4, कितना 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई दिक्कत? जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ज्यादा होंगे। एक चीज तो मुझे पता चल रही है सर, जब भी मैं ऐसे लेफ्ट टू
राइट मूव कर रहा हूं, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। क्या कहा मैंने, जब भी मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, मेरे प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं सर। क्या बढ़ रहे हैं, इतना तो पता चल रहा है। क्या बढ़े, नंबर ऑफ, कोई दिक्कत है यहां तक? यदि आपकी सेल फिक्स्ड है, पीरियड में सेल फिक्स्ड है, तो आपके प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ सेल पे। और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा किस किस के बीच का सर, न्यूक्लियस और आउटर मॉस सेल इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद यहां पे हम लोग काउंट करते हैं, सेल काउंट कर लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बोलो साथ साथ बोलोगे। क्या आएगा, 1s2 2s1, यहाँ पे 1s2 2s2, यहाँ पे 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे 1s2 2s2 2p2, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 2s2 2p3 ना, यहाँ पे 2s2 2p4, यहाँ पे और क्या हो जाएगा भाई, n की वैल्यू देखो। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोग। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर दो ही सेल हैं, एक n इक्वल टू 1, एक n इक्वल टू 2। यही तो मतलब हुआ बेटा। n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे l की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, अरे एजीमुथल क्वांटम नंबर। और यहाँ पे l की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 और 1। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, दैट मीन्स 2s और 2p। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1s। दो ही तो सेल हुई, कितनी सेल हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल क्या है आपकी पीरियड में, कांस्टेंट या फिक्स। सेल तो फिक्स हैं, बट न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो खींचने की पावर बढ़ेगी, खींचने की पावर बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। सीधा सा आंसर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो आगे मूव करते हैं, यहां तक क्लियर है ना, आगे बात करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि हम लोग ना एक ग्रुप में चल लेते हैं, कैसे चल लेते हैं बेटा, ग्रुप में। ग्रुप में कुछ हो जाए, ग्रुप में क्या होता है, कुछ होगा, बताओ तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम। मान लो हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, है ना, वर्टिकल कॉलम होते हैं ग्रुप या ओरिजेंटल। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, आप किसी भी ग्रुप को उठा सकते हो। किसको उठा सकते हैं, किसी भी ग्रुप को उठाएं। चलो हम लोग सबसे पहले ग्रुप नंबर फर्स्ट को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना, आपको ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आगे आपको सारी प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आएंगी, इसलिए उसको अच्छे से क्लियर करो कि ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, ग्रुप और पीरियड में कैसे रिलेट करूंगा। तो माइंड को थोड़ा सा ओपन रखो, साथ के साथ क्वेश्चनिंग चलने दो कि ऐसे क्यों गया, ये ऐसे क्या हो गया। क्लियर है, हमको मजा आता रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, बोलो लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद रुबिडियम के बाद नॉट कैल्शियम, सीजियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। बताओ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, इसका इसका ऐसे चलता रहेगा। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो जल्दी जल्दी, शाबाश। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम, 1s2 2s2 2s1। कितनी सेल है बेटा, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। सही लिख रहा हूं क्या, बता देना भाई। यहां बोलो 1s2 2s2 2p6 3s1। कितनी सेल है, देखो पता लगाते हैं। नहीं, एक n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। तो यहां पे नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी, 3 होगी सर। n इज इक्वल टू 1 हुई, n इज इक्वल टू 2 हुई, n इज इक्वल टू 3 हुई। सही लिख रहा हूं क्या, आगे चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई, लिख के बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 10 और 2 12, और फिर क्या आएगा 3p6 18, और फिर क्या आएगा 4s1। कितनी सेल हो गई, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल। इसका मतलब न्यूक्लियस के बाहर नंबर ऑफ सेल्स कितनी बेटा, 4।
n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। सही है क्या? अब आप सोचो क्या करें सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? एक। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना? एक। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना? एक। ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे क्या भाई? क्यों घटेंगे? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे नहीं भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं अंग्रेजों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, बट उस पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर हम लोगों को देखना था सर, हमारी नंबर ऑफ सेल्स भी तो बढ़ रही हैं। क्या बढ़ रही हैं? तो मैं आपसे कहता हूं कि जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी, तो आप ऐसे लिखोगे कि आपकी नंबर ऑफ सेल्स, क्या क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। सही है क्या? क्या बढ़ रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ। और सेल बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ रही है क्या? डिस्टेंस बढ़ने से कुछ होता है क्या? खींचने की पावर बढ़ेगी क्या? कम हो जाएगी। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई तो इसका मतलब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, और अट्रैक्शन फोर्स का कम होना मतलब रिपल्शन फोर्स का बढ़ना। भाई लॉजिक था ये तो। और अट्रैक्शन फोर्स को कहते थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और रिपल्शन फोर्स को कहते थे स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझे क्या? लगा पाओगे? तो टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या फिर घटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी। समझ आया क्या? क्या बढ़ेंगे बेटा? नंबर ऑफ सेल्स। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? मैं आपको कहता हूं कि आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, और फिर इधर ले लेते हैं बोरॉन, कार्बन, और फिर नीचे ले लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम, और यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम। इनका ऑर्डर रेंज करना आपको, राइट? मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, यह आपका सेकंड है, यह आपका थर्ड है, यह आपका फोर्थ है, यह आपका फिफ्थ एलिमेंट है, यह आपका सिक्स्थ एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट्स को अरेंज करो इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर बोलो। कैसे सोचोगे? 2 मिनट दी, सोचो भाई, अप्लाई करो, देखते हैं कैसे अप्लाई कर पाते। वाह, भाई देखो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा मुझे एक चीज बताओ, लेफ्ट टू राइट गए गए भाई, क्या बढ़ता था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, गलत तो नहीं कहता? ऊपर से नीचे मूव करता था तो जेड इफेक्टिव घटता था। समझ आ रहे हो क्या? तो आपको सबसे पहले सेल को चेक करना है, तो सबसे पहले आपका आएगा सर कार्बन। अरे जितनी कम सेल खींचने की पावर उतनी ज्यादा भाई, और कार्बन में भी लेफ्ट राइट बढ़ रहा है। कार्बन के बाद बोरॉन, के बाद बेरिलियम। भाई वो तो इसमें तो सेल 3 हो गई ना बेटा। अब मैंने क्या कहा, पहले आप क्या देखोगे? नंबर ऑफ सेल्स। यहां पे नंबर ऑफ सेल्स तो 2 हैं। बेरिलियम के बाद बोलो, अब आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या आया? कैल्शियम। अच्छा मुझे बताओ, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? हाँ, ये आपका ऑर्डर है डिक्रीजिंग। और पूछा क्या गया था, तो कंफ्यूज मत करना इन चीजों में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। उल्टा कर दो, CA, MgAl, BE, B और C अरेंज कर लेंगे। आसान सा है, आगे बढ़े। जैसे आपको ये सब आता है उसके बाद हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? तो एडिंग डालो एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एक एटम की प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है। किसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है?
तो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। बता देता हूं, आप नीट का एग्जाम दोगे तो आपको एक क्वेश्चन 101% यहां से मिलेगा। आप जेई देते हो तो एक क्वेश्चन 100% मिलता है। तो यहां से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम लोग डील करेंगे फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू और आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझे क्या? 4 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है हम लोग, उस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है तो इन कॉन्सेप्ट्स में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज में एक एटम की प्रॉपर्टीज की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब एक एटम का साइज क्या है सर, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज। और एटम आपका स्फेरिकल फॉर्म में होता है, राइट? तो उसका आप पार्ट क्या कहलाता है? रेडियस। तो साइज कहो या फिर उसकी रेडियाई कहो, क्या कहें, बात एक ही है। समझ आ रहा है? उसके बाद मैं सेकंड प्रॉपर्टी पे लेके चलते हैं। यहां पे सेकंड हम लोग बात करेंगे। सेकंड आपके पास आएगी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इसी चीज को आप एनर्जी कह सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कह सकता हूं? आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आप लिखते हो IE से। किससे लिखता हूं? IE। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा? जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे तब हम लोग इस चीज के बारे में जान रहे होंगे, इसको आयनाइजेशन एनर्जी कब कहना है और पोटेंशियल कब कहना है, राइट? उससे पहले हम लोग जर्नल लिख रहे हैं। थर्ड हम लोग प्रॉपर्टी जो यहां पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो क्या होगा। भाई एक एटम का साइज क्या है वो मुझे पता चला, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं देखूंगा, एक एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डालने पे एक एनर्जी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं बेटा? और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? EA। और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पढ़ेंगे 1 बाय 1, टेंशन नहीं लेनी। EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास जो आएगी यहां पे, फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आएगी बेटा? इलेक्ट्रो, जिसको हम लोग लिखेंगे किससे? EN से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग को क्या सीखनी है? एटॉमिक साइज। सीखे भाई? तो एडिंग डालते हैं। सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, थोड़ा ब्रीफ आइडिया लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों को पढ़नी है अभी के लिए वो है आपकी एटॉमिक साइज। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एटॉमिक साइज जितने भी ब्लॉक आपके पास हैं, S ब्लॉक की एटॉमिक साइज ऑफ P ब्लॉक, एटॉमिक साइज ऑफ D ब्लॉक एंड एटॉमिक साइज ऑफ F ब्लॉक, सब कुछ हम लोग एक साथ कंपाइल करते हुए चलेंगे। जब आप ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे होगे, चाहे आप S ब्लॉक पढ़ रहे हो, चाहे आप P ब्लॉक पढ़ रहे हो, चाहे आप D एंड F पढ़ रहे हो, तो आपको मजा आएगा। हाँ भी कुछ हुआ था। क्लियर है क्या? कंपाइल है, सारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो चेक करते हैं क्या होता है। मैंने कहा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे क्या मिलेंगी बेटा? पक्का? और यहां कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। यहां कोई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है या नहीं है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? और पॉजिटिव चार्ज का काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का। भाई इस अट्रैक्शन फोर्स को आपने डायरेक्ट नाम दे दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर। स्क्रीनिंग वगैरह मैं पहले ही निकाल रहा हूं, सही है क्या? फिर मैंने सोचा कि हम लोगों को तो यहां से लेकर यहां तक हम लोगों को चलना है। तो आपको कोई डिस्टेंस नहीं दिख रही क्या यहां से यहां तक? मैं आपसे कहता हूं यहां से यहां तक हम लोगों को एक डिस्टेंस दिख रही है। क्या दिख रही है? किस किस के बीच की डिस्टेंस आपको दिख रही है, मुझे ये बताओ। सर हम लोगों को एक डिस्टेंस दिख रही है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की। तो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, इसी डिस्टेंस को एटॉमिक साइज कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। सर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की
जो भी डिस्टेंस आपको दिख रही है, द डिस्टेंस इज नॉन एज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो इसके फैक्टर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? फैक्टर। मान लो आपकी जो एटॉमिक साइज हम लोग बात कर रहे हैं, किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकती है, चेक करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका फैक्टर। क्या बात करते हैं बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। भाई एटॉमिक साइज क्लियर हुआ? क्या था? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस। तो फर्स्ट फैक्टर लेके चलते हैं। मैं आपसे कहता हूं भाई, मैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखता हूं, तो क्या होना चाहिए भाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा? साइज बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए तो क्यों, और घटना चाहिए तो क्यों? दोनों के आंसर होने चाहिए, तभी आप उस चीज को सीख पा रहे हो। मैंने कहा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस के बाहर जो सेल्स हैं, यहां आपका कोई इलेक्ट्रॉन है और यहां से यहां तक कोई अट्रैक्शन फोर्स है। चलो मैं आपसे कहता हूं, राइट। और मैंने कहा कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं और यहां आपका कोई इलेक्ट्रॉन है और यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस है। तो आपका माइंड क्या चल रहा है? सर मुझे तो इस डिस्टेंस को इसके साथ रिलेट करना है, यही तो मतलब हुआ। सर यहाँ पे आपका कोई अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ आपकी कोई डिस्टेंस है, मुझे अट्रैक्शन फोर्स को डिस्टेंस के साथ जोड़ना है। खींचने की पावर बढ़ा देता हूं, मैं खींच रहा हूं, तो ये जो गैप है आपका वो कम होगा या ज्यादा होगा? भाई सीधी सी बात है, जब आप यहां से इसको पकड़ के खींच रहे हो तो ये मेरी तरफ आएगी, तो ये इधर इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, तो ये साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सही है क्या? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एटॉमिक साइज या फिर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन is inversely proportional to what? Effective nuclear charge या फिर attraction force। किस किस के बीच का? फर्स्ट फैक्टर क्लियर है, सेकंड ले लो, सेकंड फैक्टर बोलो। मैं आपसे कहता हूं आपके पास न्यूक्लियस है, क्या भाई? न्यूक्लियस के बाहर से क्या नंबर ऑफ, और ये जो आपके पास इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे? क्या कहते थे इसको? तो हम लोग सेकंड फैक्टर देख रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का या फिर शिल्डिंग इफेक्ट का। भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा दें, दैट मींस रिपल्शन फोर्स बिटवीन इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं। क्या कहा मैंने? रिपल्शन फोर्स बढ़ा देते हैं। चलो बढ़ा दो, कुछ होना चाहिए। क्या रिपल्शन फोर्स बढ़ने से आपकी सेल पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? सही लिख रहा हूं क्या? साइज को बढ़ाया गया तो सेल क्या होगी? एक बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई। तो यहां से लेके यहां तक जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा है, तो डिस्टेंस बढ़ी या घटी? समझे? तो इसका मतलब मैं रिलेट कर सकता हूं दोनों को डायरेक्टली, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ा दिया जाएगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अब पीरियड में और बता दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एटॉमिक साइज का। फिर टाइप ऑफ रेडियाई पे आते हैं, जल्दी बोलो। लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पीरियड ना सीखा है भाई, अभी सिखाना ना पड़े। लेफ्ट टू राइट ना क्या होता था? नंबर ऑफ सेल फिक्स होती थी। क्या फिक्स होती थी? नंबर ऑफ सेल्स। क्या बढ़ते थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिससे खींचने की पावर क्या हो जाती थी? ज्यादा। ये हो गई। और खींचने की पावर ज्यादा तो एटॉमिक साइज कम। समझे? कोई दिक्कत? ग्रुप में बता दो। तो भाई टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हो आप तो टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और एटॉमिक साइज बढ़ेगा। यस या नो? आसान है, कर पाओगे? आगे बढ़े। देखो एक चीज एग्जांपल ले लेते हैं, तो मुझे बता देना। आपको साइज का ऑर्डर रेंज करना है। किसका ऑर्डर रेंज करना है?
तो आपके पास है वही बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, फिर आपके पास है मैग्नीशियम, और यहाँ आपके पास है एल्यूमिनियम, और ये सिलिकॉन, ठीक है, और नीचे कैल्शियम। साइज का ऑर्डर अरेंज कर दो। इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है मेरे को। देखते हैं आप लोग कितना अरेंज कर पाते हो। 1 मिनट है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर फ्री कर दूंगा। जल्दी बोलो। लेफ्ट टू राइट कुछ होता है क्या? क्या होता है? उसके बढ़ने से साइज कम हो जाता है, इतना मेरा माइंड चल रहा है। ऊपर से नीचे भी कुछ होता है क्या? और साइज पक्का ना? सोच लो, जिसमें जितनी ज्यादा सेल उसका साइज उतना ज्यादा। सबसे ज्यादा सेल किसमें? फिर किसमें? देखो अब इसमें मैग्नीशियम वाली में, अरे यहां सेल ज्यादा है ना। अब मैग्नीशियम इस साइड से इस साइड लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। सबसे ज्यादा साइज किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद किसका? एल्यूमिनियम में किसका? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब उसके बाद उससे कम सेल वाले में चलेंगे। लेफ्ट राइट बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका? फिर किसका? फिर और फिर आंसर आ जाएगा। आपको कैसे भी एलिमेंट्स को अरेंज करना दे दे, डरना नहीं है। एलिमेंट्स को आराम से अरेंज करो। कौन से एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट देखो, टॉप टू बॉटम देखो। पहले आप नंबर ऑफ सेल्स को प्रायोरिटी दो, फिर आप लेफ्ट टू राइट उसको अरेंज कर दो। क्लियर है क्या? कर पाओगे? तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी।